गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से मैं आ गया हूँ लोकेश सर आपका। मैंने जैसे कि कल बोला था वीडियो में कि मैं बोर्ड वालों के लिए भी कुछ वीडियोस लेके आऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फर्दर आपके रिवीजन के लिए बोल सकता हूँ। लेकिन मैं रिवीजन के तौर पे ये वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ, कंप्लीट चैप्टर यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है, यही मैंने सोचा है। तो आज मैं आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। वो चैप्टर नंबर 1 नहीं रहेगा, जो हमारा करंटली चैप्टर चल रहा है 12th में क्लास में, वही चैप्टर मैं आपका अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा चैप्टर चालू हो रहा है, चालू हुआ है, आपको भी आइडिया होगा उसके बारे में। चैप्टर नंबर 3। ठीक है, हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, ऑब्वियसली किस पे आऊंगा बोलो, अरे बोलो बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे आऊंगा। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेंगे हम, कुछ बेसिक टर्म्स को हम समझेंगे, काइनेटिक थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे हम, किस पे, पढ़ने पे। मजाक मस्ती थोड़ी बहुत चलती रहेगी लेकिन पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मजाक मस्ती तो हम घर पे भी करते हैं, क्लास में तो ज्यादा ही हो जाती है ना। चलो, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है बोलो, गैसेस के बारे में। लेकिन गैसेस से रिलेटेड, गैसेस पे जो जो टर्म्स हमें यहां पढ़नी है, मतलब गैसेस पे जो जो चीजें हमें लगती है, ठीक है, उन वेरिएबल्स को थोड़ा सा हम यहां पे पहले समझ लेते हैं। एक्चुअल में हम उसको पढ़ लेते हैं कि भाई उसको क्या बोलते, इसको क्या बोलते और उसको क्या बोला जाता है। तो चलो, कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको यहां लिख के दूंगा जो आपको फर्दर काम आएगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को कंफ्यूज होता हो कि इसको क्या बोला जाता है, तो इनिशियली उसको रट लो, मैं बोलूंगा। चलो ध्यान दो, देखो भाई, पहले तो बेसिक टर्म्स होती है भाई, ये जो कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको लिख कर दे रहा हूं उसको याद कर लो, जो आपको इस चैप्टर में ज्यादातर काम आने वाली है। ठीक है, तो पहला बेसिक टर्म्स कौन सा है बोलो, पहला तो है प्रेशर, जो हमेशा आते रहता है, कहा पता नहीं, कभी ना कभी आएगा। अरे बोलो, प्रेशर क्या है, किसका प्रेशर, गैस का प्रेशर। वी क्या है बच्चों बोलो, वॉल्यूम। वी क्या है, वॉल्यूम। टी क्या होता है बोलो, टेम्परेचर। यू क्या होता है, ये आप आगे में पढ़ने वाले हो, इट इज इंटरनल एनर्जी। यू क्या है बोलो, इंटरनल एनर्जी। आर क्या है, इट इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और एन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इट इज नंबर ऑफ मोल्स। अरे मोल ऑफ मोल लिख रहा हूं मैं भी, नंबर ऑफ मोल्स। एंड व्हाट इज हियर, के बी क्या होता है बोलो, अरे यार ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या है बोलो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड मोस्टली आपके चैप्टर में टर्म्स यूज होने वाली है। ठीक है, इससे यूज होने वाली है। बढ़ते हैं आगे, तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। शुरुआत चैप्टर की मैंने किया नहीं, बेसिक वेरिएबल्स कुछ लिख के दिए हैं। अब मैं चैप्टर की शुरुआत करूंगा। याद रखना, कभी आपने सुना होगा कि गैस से रिलेटेड कुछ लॉज कुछ साइंटिस्ट ने बनाए थे ना। तो वो जो लॉज है वो हम थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, क्योंकि मैं फिर से बोलूंगा, चैप्टर बोर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, एंट्रेंस के लिए नहीं, तो उस हिसाब से ही क्लासेस आपकी यहां चलेगी। ठीक है, चलो, तो जो गैसेस से रिलेटेड जो हमारे बेसिक लॉज होते हैं उसको थोड़ा सा हम यहां समझ लेते हैं। क्या बोलेंगे बोलो हम, बेसिक लॉज ऑन गैसेस। गैसेस पे जो बेसिक लॉज हमारे होते हैं उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहां से ना आपको एमसीक्यू टर्म्स, एमसीक्यू बेस पे आपको कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लास में बताता ही हूं मैं कि कहां से एमसीक्यू आ सकता है, कहां से वन वर्ड सवाल, कहां से न्यूमेरिकल, कहां से थ्योरी, तो वो आपके लिए यूजफुल हो जाता है, सभी को पता होगा। चलो, तो शुरुआत करते हैं हम बेसिक लॉ से। पहला लॉ है लड़के का लॉ। किसका लॉ, बॉय का लॉ। तो बॉय का लॉ नहीं है, वो बॉयल्स लॉ है। क्या है, बॉयल्स लॉ। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को बोलो भाई, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी क्या है, टेम्परेचर, जो प्रेशर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, बताया था कि मैं बता रहा हूं। बोलो क्या बोला था, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है,
टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो गैस का तो प्रेशर उसका वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात समझ के चलना है, ये इंपॉर्टेंट है, कहां काम आएगा आपको एमसीक्यू में। ठीक है, दूसरा लॉ जो है वो है चार्ल्स लॉ। ठीक है, दूसरा लॉ कौन सा है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टर्म्स भी आपको याद रखनी है दोनों। ठीक है, क्या बोला? बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर वॉल्यूम से इनवर्स रहेगा। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगा। याद नहीं करना है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तीसरा लॉ है गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, अरे यार ये है क्या? नहीं सॉरी, नहीं कुछ नहीं बोलने का नहीं है। अरे बोलो, इसको क्या बोला जाता है? मतलब ये सर क्या बोलते हैं, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जब वो हमारा थोड़ी ना वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा भाई। हाँ कांस्टेंट तो है वैसे, है ना, बराबर। आप मोटे हो जाओ तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पतले हो जाओ तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन हमारी बात नहीं हो रही, यहाँ गैस की बात हो रही है। गैस का वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो तो ऑब्वियसली यहाँ प्रेशर जो हो जाएगा वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। अगर मैं इन तीनों लॉज को कंबाइन करता हूं, कंबाइनिंग ऑल लॉज, ठीक है, तीनों लॉज को अगर कंबाइन करें तो आपको दिखेगा क्या? पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कैसे? देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो गया। ये इसको मैं डिवाइड कर दूं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। बात समझ में आ गई क्या? मतलब पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलो, आरटी आ जाएगा। बोलो समझा क्या? बोलो यहाँ पे आर क्या है? इट इज गैस कांस्टेंट। अभी मैंने बता के लिख के दिया था वो आर क्या है, ये यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। लेकिन ये कहलाएगा फॉर 1 मोल। कितने मोल के लिए हो जाएगा ये? 1 मोल के लिए। सोचो अगर यही इक्वेशन फॉर n मोल के लिए लिखा जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी। बोलो बात समझी क्या? और इस इक्वेशन को बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? आइडियल गैस इक्वेशन। समझ में आया? अगर हम 3 लॉज पढ़ते हैं, बेसिक लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ। बॉयल्स लॉ में बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम से इनवर्स रिलेशन। चार्ल्स लॉ बोलता है प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन। गे-लुसाक्स लॉ बोलता है प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बराबर। तीनों को कंबाइन करो तो एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें जो आर है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको अगर मैं 1 मोल के लिए ना लिखते n मोल के लिए लिखूं तो मेरा इक्वेशन बनेगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। समझ में आया क्या? कुछ और इससे रिलेटेड मैं आगे आपको बताऊंगा, उसको हम समझेंगे, थोड़ा काम आगे में आने वाला है। फिलहाल इतना आप कॉपी में लिख के रखो, जो लिख के रखेगा उसको ही ज्यादा बेहतर आगे में समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, हो गया, बढ़ते हैं आगे। अरे आप लोगों को यहाँ लिखने को टाइम नहीं मिलने वाला है, सबको पता है क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ बराबर, चलो। बड़ी मुश्किल है, चलो बोलो। अरे बोलो, अगला टॉपिक हमारा है सर, अभी अभी आपने बताया आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो सर क्या है? द आइडियल गैस इक्वेशन इज क्या है? बोलो, अभी अभी हमने पढ़ा पीवी इक्वल टू एनआरटी। बराबर। ये इक्वेशन फर्दर आपको बहुत बहुत काम आने वाली है। लगभग कम से कम इस चैप्टर को खत्म करते तक हम कम से कम 30 से 40 बार इस इक्वेशन को लिखने वाली है। ये तो दूसरी बार मैंने अभी ही लिख दिया है। समझ में आया? पीवी इक्वल टू क्या होता है? बोलो, एनआरटी होता है। समझ में आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो एन है, एन कौन सा? एन मतलब क्या हो गया? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या हो गया? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। कितने? 2। पहला, इसका पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय
एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज एन हियर? एन क्या है बोलो? इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और व्हाट इज एन हियर? एवोगैड्रोज नंबर। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सबको पता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल के दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है n अपॉन Na। व्हाट इज n हियर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर, जो की वैल्यू आपको पता है 6.022 10 टू द पावर 23, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पर मोल, ठीक है। तो इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, वो जाएगा मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ गैस, ठीक है। मास ऑफ गैस ये क्या कहलाएगा बोलो? इट इज मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास। व्हाट इज मोलार मास? मोलार मास मतलब ही हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा आपको मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो याद रखना पीवी इक्वल टू एनआरटी में आपको दो चीजें मिलेगी। पहला तो एन का दो फॉर्मूला मिलेगा, एन बाय एन एन, एम बाय एमओ, जो जब यूज हो तभी हमें यूज करना है। समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ अभी हमें ये यूज करना है। समझ में आया क्या? तो हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में आपको लिख कर दे दूं तो वो काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया n का, विच इज n अपॉन Na, हाँ या ना? व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज n? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज Na? एवोगैड्रो नंबर। अगर ये टर्म मैं यहां पुट कर देता हूं तो हमारा पीवी का इक्वेशन आ जाएगा n अपॉन Na/RT, n अपॉन Na/RT। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये टर्म पता है? नहीं पता है तो अच्छी बात है, अभी आगे सुनो। याद रखना R अपॉन Na ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर मैं R की वैल्यू ले लू 8.314 10 टू दी पावर कुछ भी नहीं डिवाइडेड बाय Na का वैल्यू होता है 6.022 10 टू दी पावर 23। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूं तो मेरा जो आंसर आएगा, कैलसी में करके देख लेना, वो आएगा 1.38 10 टू दी पावर -23। यही आंसर आएगा, चेक कर लेना। ये जो वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है, इसको गैस कांस्टेंट बोला जाता है, इसको एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है, तो ऑब्वियसली इसको भी कुछ नाम दिया जाएगा और वही नाम है, क्या नाम है बोलो? केबी। इसके बारे में पहले स्क्रीन पे मैंने बताया था, इट इज नथिंग बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ में आया क्या? ये क्या है बोलो? इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ में आया? बढ़ते हैं आगे, टॉपिक को बढ़ाते हैं। जब हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखे, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ गैस, गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मैं यहाँ n की जगह Na डाल दूं तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा, विच इज इसकी जगह पे मैं kb लिख सकता हूं R अपॉन Na की जगह। तो मेरा पीवी बोलो क्या n kbt आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? नॉट स्मॉल n, इट इज कैपिटल N kbt, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन जो आपको हो सकता है कि पूछ ले, ऐसे बोलेगा राइट द आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल की जगह n अपॉन Na डाल देना है और R बाय Na मतलब क्या हो जाएगा? Kb हो जाएगा। ये भी आपको वन वर्ड सवाल में या 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, पूछने लायक सवाल है बच्चों, ठीक है। सॉरी थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए। बढ़ते आगे। तो एक बात बताओ, हमने क्या क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? ये पढ़ा, वो पढ़ा और सब कुछ पढ़ लिया सर। अच्छा बेटा, पढ़ लिया कि? चलो, तो अब तक हमने क्या पढ़ा बोलो? हमने पढ़ा गैसेस से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स, गैसेस से रिलेटेड कुछ बेसिक लॉज, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। बॉयस लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट एंड गे-लुसाक्स लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर वो प्रोपोर्शनल आपको गैस इक्वेशन से मिल जाएगा। उन तीनों को कंबाइन करके एक लॉ बनाया, एक आइडियल गैस इक्वेशन मिली, एक इक्वेशन बनाया, उसको हमने बोला आइडियल गैस इक्वेशन। उसको हमने केबी के टर्म में लिखा, एन की जगह n अपॉन Na पुट करके। क्या आपको इतना समझ में आया? पहला सवाल देखो भाई,
आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपको बोला जाएगा सपोज एक गैस दे दिया आपको, लेट दैट गैस बी ऑक्सीजन। आपको एक गैस दे दिया ऑक्सीजन और बोल दिया गया कि ऑक्सीजन में, दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है, एक्स्ट्रा का दूंगा जो आपके बोर्ड में हो सकता है आ जाए। मैंने बोल दिया भाई ऑक्सीजन का मास आपको दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस का मास आपको दिया हुआ है, लेट अस अज्यूम 64 ग्राम। कितना? 64 ग्राम, ठीक है। और आपको बोल दिया राइट आइडियल गैस इक्वेशन, राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर इट। इसके लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन लिख कर दिखाना है, तो बहुत इजी है। मुझे एक बात बताओ, आपको मास दिया हुआ है तो शुरुआत कहां से करोगे आप? पीवी इक्वल टू एनआरटी बराबर गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब हमें दिमाग में आ रहा है, अच्छा बेटा गिवन में क्या दिया हुआ है? मास, तो हमें नंबर ऑफ मोल को मास के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा? पीवी इक्वल टू एम आर टी बाय एमओ। बोलो बात समझी क्या? अब बोलो ऑक्सीजन का मोलार मास आपको क्या पता है? अच्छी बात है, पता है तो एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक वेट 16, नंबर ऑफ एटम 2, 16 2 32। तो याद रखना मोलार मास जो होता है कितना होता है इसका? 32 ग्राम पर मोल। समझ में आया क्या? तो बोलो भाई इसका मोलार मास हो गया 32, तो हमारा जो पीवी आ जाएगा वो कहलाएगा 64 डिवाइडेड बाय 32 आरटी। अगर मैं इसको कट कर दूं तो हमारा इक्वेशन बनेगा पीवी इक्वल टू कितना? आरटी 2 आरटी। समझ में आया? दिस इज योर इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, सोचो सेम सवाल आपको बोला ऑक्सीजन गैस के लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन लिख के दिखाओ फॉर सपोज ऑक्सीजन गैस के पास इतने मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है? 22, नहीं, इसके पास समझ लो इतने मॉलिक्यूल्स है। कितने? इतने मॉलिक्यूल्स है। 3.011 इंटू 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्या बोला? बोलो ऑक्सीजन गैस है, उसके पास उस गैस में इतने मॉलिक्यूल्स है, उस गैस में इतने मॉलिक्यूल्स है, और आपको बोला गया सब गैस इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो बोलो शुरुआत वही से हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो यहाँ एम था तो एम के टर्म में लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में लिखूंगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बोल दो ना जरा। PV इक्वल टू एन बाय एन ए आर टी। अब बोलो बच्चों n कितना? 3.011, 10 का पावर 22 RT, और व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? 6.022, 10 टू दी पावर 23। समझ में आया क्या? अगर मैं इसको कट कर दूं तो क्या यहाँ नीचे में 2 बचेगा? तो हमारा पीवी का आंसर आएगा यहाँ पे 10 बचेगा। देखो कट कर दो, 10 2 हो जाएगा 20, हमारा आंसर आएगा RT बाय 20। बोलो बात समझी क्या? अरे समझ में, मास दिया हो तो मास के टर्म में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, आंसर खत्म से आ जाएगा। खींच लो, काम आ सकता है। ये आपके बुक में इस तरीके का एक क्वेश्चन होगा, कर लेना। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए नया है, ठीक है। खींचो, खींच लिया। आगे बढ़ते हैं। बढ़ो कदम कदम बढ़ाए जाओ, मेरे लिए गीत गाए जो। चलो बढ़ते हैं। अब बताओ क्या आप आइडियल गैस इक्वेशन में, चलो एक सवाल पूछता हूं, बोलो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? जल्दी जल्दी बोलो 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 बोलो। पीवी इक्वल टू एन आर टी, यही क्या आइडियल गैस इक्वेशन है? यहां पे पी क्या है? बोलो प्रेशर, वी क्या है? वॉल्यूम, टी क्या है? टेम्परेचर। पता है ये तीनों ना वेरिएबल्स है। क्या है ये? इनको ना क्या बोला जाता है पता है? स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोला जाता है? बोलो स्टेट वेरिएबल्स। इन तीनों को स्टेट वेरिएबल्स बोला जाता है। इसके आगे में हम पढ़ने वाले हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं, फिलहाल अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना समझो, ये है स्टेट वेरिएबल्स। आपका क्वेश्चन होगा सर इसको वेरिएबल नाम क्यों दिया गया? अरे सिंपल है, क्योंकि ये तीनों चीजें चेंज हो सकती है। जो चीजें चेंज हो सकती है उसको ही वेरिएबल बोला जाएगा। समझ में आया? हाँ कि ना? लेकिन एन और आर
क्या होगा, वो वेरिएबल एन को भी बोल सकते हैं वैसे, क्योंकि एन सभी गैस के लिए सेम नहीं रहेगा। नंबर ऑफ मोल, जैसे सपोज मास चेंज हो जाए तो नंबर ऑफ मोल भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी वेरिएबल बोल सकते हो आप, ठीक है। पी, वी एंड टी ये सब क्या कहलाएंगे हम, वेरिएबल्स। वैसे भी एन भी एक वेरिएबल्स है। अब मुझे बताओ आइडियल गैस इक्वेशन में क्या इन वेरिएबल का यूज हो रहा है? हाँ, तो क्या आइडियल गैस इक्वेशन स्टेट वेरिएबल से बना हुआ है? मैं ऐसे बोल सकता हूं, हाँ कि ना? हम ऐसा बोल सकते हैं ना, द आइडियल गैस इक्वेशन इज डिफाइंड बाय सम वेरिएबल्स, दैट वेरिएबल इज नथिंग बट स्टेट वेरिएबल्स, बराबर। और वो स्टेट वेरिएबल कौन से? प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एक्सेट्रा, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जब आइडियल गैस इक्वेशन में स्टेट वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन को क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल बोल सकता हूं या इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल सकता हूं, हाँ कि ना? देखो ये नोट है, ये नोट करके ये नोट कर लेना भाई, ये सवाल नहीं है, आपको नहीं पूछेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए या पता होना चाहिए। द आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाएगा? इक्वेशन ऑफ स्टेट, समझा? क्योंकि वो किससे बना हुआ है? स्टेट वेरिएबल से बना हुआ है, इसीलिए उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट बोला जाता है। बात समझ गई क्या? ठीक है, चलो। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक टर्म्स। अब तक हमने जो पढ़ा वो था गैस इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। क्या क्या बोलो? तीन लॉज, तीनों लॉज से रिलेटेड हमने टॉपिक पढ़े, तीनों लॉज को कंबाइन किया, आइडियल गैस इक्वेशन बनाया। आइडियल गैस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल के दो फॉर्मूले, नंबर मास के टर्म में मास अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। जब मास दिया हो तो मास के टर्म में, मॉलिक्यूल दिया हो तो मॉलिक्यूल के टर्म में लिखो, गैस इक्वेशन मिल जाएगा। और आइडियल गैस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इक्वेशन स्टेट वेरिएबल से डिफाइंड होता है, ठीक है। चलो, अच्छा, तो कुछ एक क्वेश्चन, कुछ एक टर्म्स और भी आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लो इसको, ठीक है। मुझसे कुछ गलती हो गई होगी इस वीडियो में तो माफ कर देना, लेकिन मुझे पता है आप माफ नहीं करोगे, कोई बात नहीं, उसके लिए एक लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को बढ़ते आगे। ये नोट करके रखना आप लोग, दो चीजें होती है एट STP, STP का फुल फॉर्म लिख लेना। STP का फुल फॉर्म क्या होता है बोलो? STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है बोलो? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में टेम्परेचर की वैल्यू याद रखना है और प्रेशर की भी वैल्यू याद रखना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में कितना लिखते हैं बोलो? 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्रेशर होता है 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब हो जाएगा 1 × 10⁵ पास्कल। ध्यान देना, यहाँ 1 ही लिखना है, न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। यहाँ 1 ही लिखना है जब आपको STP बोला गया हो, ठीक है। कुछ लोग 1.01 भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली न्यूमेरिकल में 1 ही लिखना है, कुछ भी करो आप, ठीक है। अगर आपको NTP बोला गया है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर जो आप लोगे वो लोगे 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर जिसको हम बोल सकते हैं, इसे नॉर्मल बोलेंगे, हाँ कि ना, रूम टेम्परेचर। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन हो जाएगा बोलो? 300 केल्विन। के कुछ जगह पे 23 से कुछ दिया होगा, लेकिन 27 ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो दिया जाएगा आपको, ठीक है। प्रेशर कितना लेना है बोलो? ये 1.013 × 10⁵ पास्कल, जो कि हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद है। नॉर्मल एटीएम प्रेशर चैप्टर 2 में पढ़ाया था, सी लेवल पे मैक्सिमम होता है, सी लेवल का प्रेशर इतना होता है, बताया था कि नहीं बताया? मैक्सिमम होता है वो, ठीक है। चलो, तो ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नोट कर लेना। कुछ एक क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, यहाँ पे देखो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, इजी वाले करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, तो देखो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो उतना फोकस करने की मुझे जहां तक लगता है जरूरत नहीं थी। क्या बोला है देखो? यूजिंग एन आइडियल गैस इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R given that 1 gram molecule of a gas at STP occupies 22.4 लीटर। ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। आपके स्क्रीन में ही आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया है, समझ लो, ठीक है, दिख रहा होगा।
तो क्वेश्चन कुछ ये है, हमें बोला गया है, देखो वॉल्यूम कितना दिया है बोलो, आपको वॉल्यूम दिया गया है 22.4 लीटर। याद रखना है लीटर को जब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। इसके बारे में मैंने क्लास में समझाया था, एक बार और सुन लो। समझ लो आपके पास एक बॉक्स है, समझ लो आपके पास एक बॉक्स है और वो बॉक्स जो है वो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा है। अब किसी को यही नहीं पता है 1 मीटर कितना बड़ा होता है, तो वो बात की बात है, लेकिन जिसको पता है वो इमेजिन कर सकता है, दिस इज नथिंग बट 1 मीटर। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का बॉक्स में आप पानी डाल दो, तो आप नोटिस करोगे, आप इमेजिन भी कर सकते हो उसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा, बोलो 1000 लीटर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो आप ऐसा बोल सकते हो ना, 111 मतलब कितना मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मतलब कितना लीटर हो जाएगा, 1000 लीटर। 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3 लीटर। इसको इधर लिख दूं तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -3, जो कि मैंने यहां लिखा है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो याद रखना 1 लीटर मतलब 10 का पावर -3 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, चलो ये हो गया वॉल्यूम। आपको देखो, आप बोला है, यहां देख सकते हो आप 1 ग्राम मोल, नंबर ऑफ मोल दिए हुए हमें 1, और बोला है गिवन 1 ग्राम मोल मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर हमें दोनों पता है। टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 केल्विन, एंड प्रेशर भी आपको दिया हुआ है 1 × 10⁵ पास्कल। 1 ही लेना है एसटीपी। हो सकता है क्लास में मैंने कुछ 1.01 लिया होगा, लेकिन आपको 1 ही लेना, 1 ही लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। और आपको क्या निकालने बोला है, गैस कांस्टेंट। सब कुछ दिया है, देखो पांचों वेरिएबल गैस इक्वेशन में यूज होती है। तो बोलो क्या आंसर आएगा इसका, ये हो गया हमारा गिवन। अब 2 पॉइंट आपको क्या पता है, क्या पूछ रहा है, बोलो गैस कांस्टेंट। अब कर लेना, ये मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, बोलो एनआरटी। एन कितना बोला है, 1, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीवी अपॉन टी, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। वैल्यू पुट कर देना, मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, बाकी आप कर लेना। 1 10⁵, वॉल्यूम कितना है बोलो, 22.4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है बोलो, 273। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, 10 का पावर क्या आया 2, 22.4, इसको लिख देना 2.73, 10 का पावर 2, ये दोनों कैंसल, रेसिप्रोकल लेना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अरे समझा क्या, रेसिप्रोकल लेना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। यही करना ज्यादा बेहतर और इजी आंसर आएगा। इसको खींच सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते बैठो। चलो बढ़ते हैं आगे। जन्म जन्म जन्म, किसका जन्म हो गया, बढ़ो बढ़ो। अब मुझे एक बात बताओ, जो अगला सवाल है वो आपके लिए बहुत आसान है, जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, चेक कर लीजिए। आपको देखो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको बस बताऊंगा, ये आप लोग घर पे करना। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इस जो क्वेश्चन है उसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है, चेक कर सकते हो आप, क्या दिया हुआ है आपको, बोलो। वहां बोला है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, बोलो मास। अच्छी बात है ना, आप देख सकते हो। वॉल्यूम दिया हुआ है आपको कितना, बोलो वॉल्यूम 0.025 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कितना दिया है टेम्परेचर, बोलो 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन हो जाएगा ये, 300 केल्विन। वो बोल रहा है अगर गैस कांस्टेंट है कैपिटल R इज इक्वल टू 8.4 जूल पर मोल केल्विन है अगर, तो प्रेशर बताओ हमें कितना होगा, प्रेशर पूछा है वहां पे, और मोलार मास भी दिया हुआ है ऑक्सीजन का कितना, 32। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या समझा, बोलो मास। हाँ सर, आपने बोला था जब मास दिया हो तो नंबर ऑफ मोल की जगह m/mo लिख दो, तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? तो बोलो गैस इक्वेशन क्या पीवी इक्वल टू nRT ही होता है, हाँ या ना? अगर गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू nRT है तो क्या यहाँ n को m के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो हमारा इक्वेशन आएगा पीवी इक्वल टू m/mo RT। सही बोल रहा हूं क्या मैं?
बिल्कुल सही। इसको अपन क्या करेंगे, हमें पूछा गया है पी, तो हमारा पी का फॉर्मूला आएगा एम आर टी बाय एम ओ इंटू वी। सब कुछ दिया है, सॉल्व कर लेना। देख लो, एम दिया है 16, एम नॉट 32, आर दिया है, वी दिया है एंड टी वी दिया है। ये कर लेना आप घर पे, ठीक है। चलो एक और सवाल देख लो स्क्रीन पे, पहले ये खींच लो। बढ़ते हैं यहाँ के, मैं ये समझा ना, क्योंकि मास दिया था तो आसान है, लोड नहीं लेना है। मास दिया है तो दिमाग में एक ही बात याद रखना है, अरे हाँ आइडियल गैस में एन की जगह एम बाय एम ओ आएगा। तो ऐसे सोचना ही नहीं कि भाई ये टफ सवाल है, ठीक है। सवाल आसान होते ही नहीं, उसको आसान बनाना पड़ता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन मत रटो, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा, क्वेश्चन रटोगे तो आपको दूसरा अगर क्वेश्चन दे दिया उसने तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इवन कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको पूरी वैल्यूज दे दी जाए लेकिन फिर भी वो सही आंसर नहीं निकाल पाते। उसका रीजन क्या होता है, कैलकुलेशन पार्ट उसको नहीं आता है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो लोग क्वेश्चन को रट लेते हैं, क्वेश्चन के रटने के साथ साथ कैलकुलेशन रट के आते हैं, बाद में उनको वैल्यू चेंज करके अगर हम दे दे तो वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये भी थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है, लेकिन उसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान